हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट माई सेल्फ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स की हिस्ट्री में क्लास सिक्स की जो एनसीईआरटी की बुक है हिस्ट्री, उसका चैप्टर 10th। इससे पहले 9 चैप्टर तक डिस्कस कर चुके हैं और इसकी पूरी वीडियो जो है आपको सीक्वेंस में प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। प्ले लिस्ट तक कैसे पहुंचना है ये चैप्टर 9 की वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है, तो आप वहाँ से जो है पूरे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये जो नोट्स है आपका एनसीईआरटी बुक से टू द पॉइंट्स में तैयार किया गया है और आप एज इट इज़ पढ़े, और ये जो है आपके सी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर जो है कुछ भी नहीं आएगा। तो अच्छे से आप इसे जो है टू दी पॉइंट्स में ही पढ़ें। और अगर अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है और आपको तैयारी करने में मदद मिल रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी सी टेट की तैयारी की करवाई जाएगी, पेपर 1 हो या 2, तो आप यहाँ से जो है तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसकी अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर 10th है, व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्रा के बारे में बताया गया है। सबसे पहले जो है दक्षिण भारत जो है क्यों प्रसिद्ध था? सोना, मसाले, खास तौर पर वहाँ पे काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण काली मिर्च के लिए, जो दक्षिण भारत था काली मिर्च के लिए जो है बहुत ही प्रसिद्ध था। सोना, मसाले और काली मिर्च। रोमन साम्राज्य में जो है काली मिर्च की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत ज़्यादा मांग थी, इसलिए काली मिर्च को उन्होंने जो है काला सोना का नाम जो है दिया। तो काला सोना का नाम जो है रोमन साम्राज्य के वासियों ने किसके लिए प्रयोग किया था? काली मिर्च के लिए। उपमहाद्वीप का जो तटीय भाग, मतलब दक्षिणी जो पहाड़ी भाग है, पहाड़ी पठार है तथा नदियों से भरा हुआ था। नदियों के मैदानी भागों में सबसे ज्यादा जो उपजाऊ मैदान था वो है नर्मदा का मैदान। संगम कविताओं में एक शब्द मुविंदार शब्द जो है मिलता है, और ये जो है संगम कविताओं में जो है इसकी व्याख्या की गई है मुविंदार शब्द की, और ये 3 शासक परिवारों के लिए जो है प्रयुक्त था, जिसका अर्थ है 3 मुखिया। और ये है चोल, चेर, पांड्य। मतलब चोल, चेर, पांड्य जो थे, जो लगभग 2300 वर्ष पहले जो है दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। तीनों मुखिया के दो दो सत्ता केंद्र थे। जो चोल, चेर, पांड्यन थे, इन तीनों के ही दो दो सत्ता केंद्र थे, जिनमें चोलों का जो पतन था वो पुहार था या कावेरी पट्टनम बोल सकते हैं, या और पांड्यों की जो राजधानी थी मदुरै। मदुरै किसकी राजधानी थी? पांड्यों की राजधानी थी। पुहार किसका पतन था? चोलों का। तो इस तरीके से आपको जो है ये पता होना चाहिए, और ये टू द पॉइंट्स में है, आपका कहीं इधर उधर से नहीं है, एनसीईआरटी के नोट्स हैं, आप इससे बाहर कुछ मत पढ़ें। 6 क्लास की पूरी यहाँ पर आपको नोट्स मिल गए हैं। ये जो है इस वीडियो के बाद जो है 2 चैप्टर और बच जाएंगे, वो पूरा मैं करवाऊंगी। फिर उसके बाद 7th जो है 7th क्लास की बुक हम शुरू करेंगे। पश्चिम भारत में लगभग 2000 वर्ष बाद सातवाहन साम्राज्य जो है प्रभावी हो गया था। पश्चिमी जो भारत है, ये तो दक्षिण भारत की हम बात कर रहे थे, अब पश्चिमी भारत में सातवाहन जो है बहुत साम्राज्य सातवाहन का जो साम्राज्य था बहुत प्रभावी हो गया था, जिसका प्रमुख राजा जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी था। सातवाहनों का प्रमुख राजा कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। उनको जो है माँ गौतमी बलश्री के अभिलेख से पता चलता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है, इनके बारे में जो जानकारी है उनकी माता बल्लभी के जो है अभिलेख से पता चलता है। सातवाहन शासक जो है दक्षिणापथ के स्वामी कहलाते थे। दक्षिण की ओर जाने वाला जो रास्ता था उसे जो है दक्षिणापथ कहा गया है। अब इसके आगे हम रेशम मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। जो रेशम मार्ग था, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग कब हुआ था? 7000 वर्ष पहले हुआ था। इस तकनीक को चीन हजारों साल तक दुनिया से जो है छुपाए रखा था। जिस मार्ग से रेशम पश्चिमी देशों में ले जाया जाता था, वहाँ जो है वो जो रास्ता है वो रेशम मार्ग कहलाया। तो जो रेशम बनाने की जो तकनीक थी, ये जो है 7000 साल पहले जो है चीन ने शुरू किया था, लेकिन लोगों से जो है ये जो अपना तकनीक है ये जो लोगों से छुपा रखा था, लेकिन जो जिस रास्ते का प्रयोग करता था इसलिए उसे जो है रेशम मार्ग कहा गया। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में जो सबसे प्रमुख जो शासक था वो थे कुषाण। तो कुषाण प्रमुख थे। उनका शासन मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर था। मतलब कि जो कुषाण थे उनका शासन मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर था। पेशावर और मथुरा प्रमुख केंद्र थे। जो कुषाणों का जो प्रमुख केंद्र है वो पेशावर और मथुरा जो उनकी राजधानी भी थी। सबसे पहले सोने के सिक्कों का जो चलन हुआ, सिक्के जो है कुषाणों ने ही जारी किए। तक्षशिला उनके राज्य का जो है हिस्सा था, किसके? कुषाणों के। और अब हम इसके आगे पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का प्रचार किस तरह से कुषाणों ने किया।
कुषाणों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे किया। कुषाणों का सर्व प्रमुख राजा जो था कनिष्क था। लगभग 1900 साल पहले बुद्ध की जीवनी, जो बुद्ध चरित्र की जो रचना है, वो अश्वघोष कनिष्क के दरबार में अश्वघोष ने की थी, और वो कनिष्क के जो है दरबारी थे। तो जो कुषाणों का जो उस टाइम पे उस कुषाणों का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो है कनिष्क, और इनका दरबारी कवि जो था वो अश्वघोष थे, और उन्होंने जो है बुद्ध चरित्र की रचना की थी। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा, कौन सी, महायान का विकास हुआ, जिसकी दो विशेषताएं थी। मतलब महायान की दो विशेषताएं थी, वो है बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ अधिकांश मथुरा तथा उस तक्षशिला में, और बोधिसत्व में आस्था लोगों की बढ़ी। ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास की जो है समाप्ति हुई। मतलब ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो एकांत में नहीं चले जाते थे, लोगों के बीच में ही रह के उसके बारे में जो है लोगों को शिक्षा देते थे। अब वे शिक्षा देने और मदद के लिए सामाजिक परिवेश में रहने लगे थे। तो महायान जो है महायान का विकास हुआ, और इसकी दो विशेषताएं ये आपको पता होना चाहिए। ये आजकल जो है क्वेश्चन जो है आपको स्टेटमेंट में पूछे जा रहे हैं, तो पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा महायान की विशेषताएं नहीं है। तो आपको अगर पता होगा तो आप अच्छे से उसे अटेंड कर सकते हैं। अब जो है बोधिसत्व चीन और जापान तक जो है फैला था। तो बौद्ध धर्म का प्रसार जो है पश्चिमी और दक्षिण भारत में भी हुआ। अनेक गुफाओं का निर्माण पश्चिमी बाट के दर्रों में हुआ। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर भी बढ़ा। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया इत्यादि में भी बौद्ध धर्म का जो है प्रसार हुआ। मथुरा में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी, जबकि तक्षशिला में बैठी हुई। तो खड़ी प्रतिमा कहाँ पे बनाई गई है? मथुरा में। और बैठी हुई जो प्रतिमा बुद्ध की बनाई गई है वो है तक्षशिला में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक पहले से इन देशों में जो है प्रचलित था। थेरवाद क्या है? ये एक बौद्धिक ग्रंथ है। तो थेरवाद नामक जो बौद्ध धर्म का आरंभिक पहले से ही जो है इसके बारे में जो है प्रचलन था। चीनी बौद्ध यात्री फासियान जो है 16 वर्ष पहले, स्वयं त्यांग 14 वर्ष पहले, और उसके करीब 50 वर्ष बाद जो है इस सिंह भारत आए। तो ये जो चीनी यात्री थे ये भारत आए थे। तो सबसे पहले यात्री फासियान जो है 16 वर्ष पहले आए थे, उनके बाद स्वयं त्यांग 14 वर्ष पहले आए थे, और उसके बाद जो है 50 वर्ष उनके बाद जो है इस सिंह जो है भारत आए थे। कार्ले की गुफा जो है महाराष्ट्र में मिली है, और बौद्ध विहार के रूप में जो है उसे जाना जाता है। अब तीर्थयात्रियों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो तीर्थयात्री आए वे स्त्री पुरुष को प्रार्थनाओं के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। फासियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा जो है कहाँ से शुरू की थी? बंगाल से। किसने? फासियन ने जो है अपनी यात्रा जो है घर जाने के लिए जो है बंगाल से शुरू की थी। जावा पहुंचने में उसे जो है 90 दिन लग गए थे। और स्वयं त्यांग भूमार्ग से, मतलब कि भूमार्ग से कौन आया था? स्वयं त्यांग। ये भूमार्ग से मतलब उत्तर पश्चिम से मध्य एशिया होकर जो है ये चीन वापस लौटा। ये भूमार्ग से वापस लौटे, और वो समुद्री मार्ग से आए थे गए थे। नालंदा शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। तो स्वयं त्यांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र जो है नालंदा का अध्ययन किया। जितने भी तीर्थयात्री आए थे वो नालंदा गए, क्योंकि नालंदा जो है शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ के शिक्षक की योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे थे। अब भक्ति के बारे में जानते हैं। इस चैप्टर में भक्ति का जो भक्ति के बारे में बताया गया है। यह भक्ति जो है ये भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी। विभाजित करना या हिस्सेदारी। इसका एक अर्थ यह भी है कि भगवान भगवत जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख भक्तों के साथ बांटता है, तथा भक्त के बीच परस्पर अतरंग संबंध बनाता है। भक्ति मार्ग की चर्चा जो है भगवत गीता में की गई है, और भगवत गीता जो है महाभारत का एक हिस्सा है। शिव भक्त में जो है शिव भक्त अप्पार द्वार 1400 वर्ष पहले तमिल में लिखी गई एक कविता जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। किसमें? शिव भक्त अप्पार द्वारा जो अप्पार द्वारा एक लिखा गया था, तमिल में लिखी गई है, और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब आगे हिंदू शब्द का वर्णन किया गया है। जो हिंदू शब्द है ये इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या तथा इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया गया था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए जो है हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया था। यह शब्द धार्मिक विश्वास तथा
सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। मतलब दो तरह से, एक तो जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे उनके लिए बोला गया, और यही शब्द जो धार्मिक विश्वास और जो सांस्कृतिक परंपराओं को मानते थे उनके लिए भी इसका प्रयोग किया गया है। अब उसमें कुछ अन्य चीज़ें बताई गई हैं जो लगभग 2000 वर्ष पहले पश्चिमी एशिया में जो है ईसाई धर्म का उसी टाइम पे उदय हुआ था। ईसा मसीह का जन्म जो है बेथलेहम में हुआ, जो कि उस समय रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। ईसा मसीह के उपदेश जो है बाइबल नामक ग्रंथ में मिलता है। ईसा मसीह के जो ग्रंथ है वो किस में मिलता है? बाइबल ग्रंथ में। ईसा मसीह के जितने भी उपदेश हैं वो बाइबल में जो है मिलते हैं। केरल के ईसाइयों को जो है सीरियाई ईसाई कहा जाता था। केरल के ईसाइयों को क्या कहा जाता है? सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वो पश्चिम एशिया से जो है आए होंगे, इसलिए। तो ये जो है यहाँ पे आपका चैप्टर जो है 10 जो है ख़त्म होता है, और इसके आगे हम 11 चैप्टर पढ़ेंगे, और इसमें 12 चैप्टर 2 चैप्टर रह चुके हैं, तो वो कल जो है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली हुई है तो एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पूरे नोट्स आपको हैंड रिटन मिलेंगे। अगर कोई क्वेरी है आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।